हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कशन करेंगे रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। तो ये टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने से पहले आपको मेरा रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन अगर आप प्रेस करते हैं तो मेरा जो अगला जो वीडियो आएगा उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आराम से आप तो देख सकते हैं। तो हम क्या डिस्कशन करेंगे? रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। तो पहले मैं नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आपको बोल देता हूँ, हालांकि आपको पता होगा लेकिन थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं प्रीवियस नॉलेज को। जैसे कि नेचुरल नंबर, सबको पता है नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर पहले आता है नेचुरल नंबर n। ऑल काउंटिंग नंबर लाइक 1 2 3 4, ऑल दिस काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर 0 1 2 3, ऑल दीज आर होल नंबर। देन आता है इंटीजर। इंटीजर को हम क्या करें? इंटीजर है टू टाइप, वन है पॉजिटिव इंटीजर, अनदर वन है नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, उसको हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4, ऑल दीज आर पॉजिटिव इंटीजर। एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव इंटीजर। Negative integer. All negative numbers are called negative integer. -1, -2, -3, -4. So, and then it comes rational number. तो बच्चों रेशनल नंबर क्या होता है? जब 1 और 2 के बीच में हम कोई नंबर निकालते हैं वो फ्रैक्शन में निकलता है, जैसे 1/2। मान लो 0 और 1 के बीच में नंबर लाइन लेते हैं, ये 0 है ये 1 है, इसके बीच में हमें 1/2। इस तरह का जो नंबर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो इरेशनल नंबर जानने से पहले हमारा रेशनल नंबर समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखते हैं रेशनल नंबर क्या है। इसको हम रेशनल नंबर कहेंगे, कोई बताएगा? आपको पता होगा, अगर नहीं है तो देख लीजिए थोड़ा। रेशनल नंबर सो एनी नंबर which can be written in the form of p by q. P are integer, Q integer होना चाहिए, and q not equal to 0 is called rational number. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर अगर मान लीजिए वो p by q फॉर्म में है तो उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे, बशर्ते वो p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। और q क्या? q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मैं 2 लिखता हूं, अभी 2 इज रेशनल नंबर, क्यों? मैं 2 by 1 लिख सकता हूं, और यहाँ पे 2 और 1 दोनों ही क्या है? इंटीजर है। अभी मान लो मैं 3/4 लिखता हूं, p by q फॉर्म पे है, और दोनों यहाँ पे 3 और 4 दोनों को दोनों रेशनल इंटीजर होते हैं। जैसे -3/5, ये भी देखो p by q फॉर्म पे है, और -3 इज द इंटीजर, 5 इज आल्सो इंटीजर। सो ऑल दिस टाइप ऑफ नंबर आर कॉल्ड रेशनल नंबर। तो अभी आते हैं हम हमारे जो मेन मुद्दे पर, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर किसको कहेंगे? ऐसे देखेंगे तो इरेशनल नंबर का ऐसा कोई पर्टिकुलर जो डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर रेशनल नहीं है उसको हम इरेशनल कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी 4 रूट ओवर, जब स्क्वायर रूट आ जाता है, रूट ओवर ऑफ 4 2, दिस इज ए 2 इज ए रेशनल नंबर, क्लियरली यू कैन सी। बट अगर मान लीजिए मैं √2 लिख देता हूं, अभी √2/1 लिख सकता हूं, इसको 5 लिख सकता हूं, लेकिन यहां पे देखिए ये जो √2 है दिस इज नॉट एन इंटीजर। इसको क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर होने के लिए इसको इंटीजर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे √2 इंटीजर नहीं है, तो √2/1 या फिर √2 का हम रेशनल नंबर नहीं कह सकते। तो हम ये कह सकते हैं एनी नंबर
which is not in the form of p by q, where p, q are integer and q not equal to 0 is called rational number हो गया। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूं, any number which cannot be written in the form of p by q, where p, q are integer and q not equal to 0 is called irrational number। समझ में आया? मतलब जो नंबर को हम p बाय q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p q इंटीजर हो, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। और जिस नंबर को हम p और q को इंटीजर लेके अगर p बाय q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी नंबर को अगर हम p बाय q फॉर्म में लिखने में फेल हुए, जहां पे p q इंटीजर हो, तो उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो कुछ एग्जांपल दे देता हूं मैं इरेशनल नंबर का, जैसे कि मैं यहाँ पे सेकंड पेज पे आ जाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखूंगा अभी -√2√5/7 और दीज आर इरेशनल नंबर। तो ये जो इरेशनल नंबर है, क्लास 10 का जो टॉपिक है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, इसका जो बेसिक सा जो प्रॉब्लम्स है, √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये सब प्रूव करने के लिए आता है एग्जाम में, √2 √3 ये सब एग्जाम में आता है, तो उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले हम एक थ्योरम को हम जान लेते हैं। थ्योरम क्या कहता है, देखिए, लेट p बी एनी प्राइम नंबर, p कोई भी एक प्राइम नंबर है, p इज एनी प्राइम नंबर, if p divides a square, then p also divides a। और ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? इसको हम फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक को यूज करके प्रूव कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए a भी है नंबर, a कोई एक नंबर ले जाते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। एक नंबर है और a का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, जैसे कि मैं 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, 2 into 10, 2 into 5 होता है। ऐसे में a का जब फैक्टराइज करता हूँ तो p1 into p2 into p3 ऐसे अप टू pn तक, इतने सारे नंबर ये सब। और ये क्या है? p1 p2 ये सब प्राइम नंबर है। क्या है ये सब? प्राइम नंबर है। समझ गए? तो अगर ये सब प्राइम नंबर है, ये एक नंबर है, a इज ए नंबर, एंड जब मैं a को प्राइम फैक्टराइज करता हूं, इसका जो फैक्टराइजेशन निकालता हूं, तो क्या निकलता है? p1 p2 p3 अप टू ये pn तक मल्टीप्लाई होके हमें a मिला है। तो याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे ये सब सिर्फ प्राइम नंबर है, मैं सिंबॉलिकली प्राइम नंबर लिया हूँ, p1 p2 जैसे कोई भी नंबर, जैसे 12 में हो लिखता हूँ 2 into 2 into 3, इसी तरह p1 into p2 into p3 ऐसे ही हुआ है। एक क्योंकि मेरा एक नंबर है, तो अगर a ये हुआ तो a स्क्वायर क्या होगा बताओ मुझे? a स्क्वायर इज इक्वल टू p1 into p2 into p3 pn into a है, तो मैं इसको फिर से लिखूंगा p1 into p2 into p3 अप टू pn। सो ये क्या हो गया? देखो, ये हो गया p1 का स्क्वायर इंटू p2 का स्क्वायर, p3 का स्क्वायर, और ये हो गया pn का स्क्वायर। ये मुझे आखिर में मिला a स्क्वायर। अभी देखो, p a स्क्वायर को डिवाइड करता है। अभी p a स्क्वायर का कब डिवाइड करेगा? जब p a स्क्वायर का कोई एक फैक्टर होगा, मतलब p इनमें से कोई एक है, p1 p2 p3 p4 इनमें से कोई एक है, तभी जाके a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अगर p इनमें से कोई एक है तो बाय डिफॉल्ट इनमें से कोई एक है, क्योंकि यहाँ पे देखो सब नंबर का स्क्वायर में लिया, मतलब जो भी है, मान लो p1 है तो p1 का स्क्वायर। अगर p1 a पे मान लो p1 p जो है, अगर p1 p का वैल्यू होल्ड करता है तो यहाँ पे p1 स्क्वायर है, यहाँ पे p1 है।
तो P जब तक इनमें से कोई एक फैक्टर नहीं होगा, P1, P2, P3, जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, नंबर दे देता हूँ 2 into 5। अभी ये 10 को कोई नंबर कब डिवाइड करेगा? मान लीजिए 2 डिवाइड करता है, 2 से हम 10 को डिवाइड कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि 10 का जो फैक्टराइजेशन है उसमें 2 अवेलेबल है। अभी 12 को 3 डिवाइड करता है। क्यों करता है? क्योंकि 12 का जो फैक्टराइजेशन है वहां पे 3 अवेलेबल है, इसलिए डिवाइड करता है। इसी तरह अगर हम देखेंगे तो ये जो p स्क्वायर को कब डिवाइड करेगा? जब p स्क्वायर का एक फैक्टर होगा। अभी यही सब है स्क्वायर का फैक्टर। अगर इनमें से कोई एक p है तो इनमें से कोई एक भी p है, तो जैसे और एक सिंपल सा एग्जांपल, तो अगर इनमें से कोई एक फैक्टर होता है, मान लीजिए अगर यहां में अगर इनमें से कोई एक फैक्टर नहीं होगा p, तो इनमें से कोई एक फैक्टर नहीं हो सकता। सो p कैन बी द फैक्टर ऑफ एनी ऑफ दिस नंबर। अगर इनमें से कोई एक फैक्टर है तो a का फैक्टर है। अगर p a का फैक्टर है तो p a को भी डिवाइड करेगा। अगर मैं नंबर के हिसाब से दिखाता हूं, 10 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। क्यों डिवाइड होता है? क्योंकि 10 स्क्वायर पे 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर होता है। मैं 10 स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं, 5 स्क्वायर फैक्टर है ना, तो 10 स्क्वायर में 2 और 5 कहां से आता है? देखो, क्योंकि ये 10 इंटू 10 है, तभी जाके 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। अगर 10 स्क्वायर पे 5 अवेलेबल है तो बाय डिफॉल्ट वो 10 पे भी अवेलेबल है। तो अगर 5 10 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 10 को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि 6 अगर 12 का स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 6 12 को भी डिवाइड करेगा। तो ये जो कंसेप्ट है इसको हम यूज करके √2 √3 ये सब प्रूव करने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? इसको तो बेसिक सा चीज ये समझ लीजिए, इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड c। सिंपल सी, क्योंकि p a स्क्वायर पे तभी डिवाइड कर पाएगा जब a स्क्वायर पे p एक फैक्टर होगा। a स्क्वायर का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तभी p वहां पे अवेलेबल होगा। अगर p a स्क्वायर की फैक्टराइजेशन पे अवेलेबल है तो p a का फैक्टराइजेशन पे भी अवेलेबल है। हेंस p कैन डिवाइड a आल्सो। सो अभी हम जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर जाएंगे, हम देखेंगे क्या होता है। इसको हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट ध्यान से देखिए ये एग्जाम पे आता है, √2 इज एन इरेशनल नंबर। इसको बहुत अच्छे से देखिए, ये एग्जाम पे जरूर आएगा। √2 √3 कोई एक देगा। हम √2 इरेशनल है इसको प्रूव करने के लिए हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यूज करेंगे। मतलब हम ये मान के चलेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है। सो लेट √2 is a rational number. If √2 is a rational number, then √2 is equal to a by b, where b not equal to 0 and a b have common factor other than 1। मतलब मैं क्या लिखा, √2 अगर रेशनल नंबर है तो उसको मैं a by b फॉर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि हमें तो पता है रेशनल नंबर कोई भी हम अगर रेशनल नंबर लेते हैं तो उसको हम a by b या फिर p by q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 एक रेशनल नंबर है तो उसको मैं a by b फॉर्म में लिखा, जहां पे b जिसको मैं q लिया था रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन थे, b 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और मैं यहाँ पे ये मान के चलता हूँ कि a और b जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उसके उनके अंदर 1 के अलावा भी कोई एक कॉमन फैक्टर है। वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन है कोई एक कॉमन फैक्टर है, मान के चलते हैं। अगर यहाँ पे बाय कैंसिलिंग द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b वी गेट, हमें क्या मिलेगा, √2 इज इक्वल टू हमें p बाय q मिलता है, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 एंड pq अभी क्या हो गए 4 प्राइम
प्राइम। को प्राइम समझते हैं? मैं बता देता हूं अगर तुमको पता है। को प्राइम मतलब जिसके अंदर जिसका जो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, कोई भी, जैसे कि 4 एंड 9। अभी 4 और 9 का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा। एंड 2 कंसेक्यूटिव नंबर आर ऑलवेज को प्राइम। जैसे 2 3 उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन 2 4 ले जाएंगे तो 2/4, 2 और 4, इसमें देखो ये दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है। लेकिन अगर मैं 3 4 ले जाता हूं, इसका कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अभी पी और क्यू का ऐसे ही कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। दे हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, दैट इज 1। सो उसके बाद क्या करेंगे हम? इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ऐसे, बस। अभी देखिए दिखाई दे रहा है? होपफुली दिखाई थोड़ा। हाँ, अभी देखिए अगर रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, स्क्वायरिंग बोथ साइड, squaring both side, we get यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर होगा, उधर पी बाय क्यू का स्क्वायर। अभी नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो ये हो गया था रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू पी बाय क्यू का स्क्वायर। अभी रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2, और ये हो जाएगा स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, इंप्लाइज 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। समझ गए? रूट 2 को स्क्वायर कर दिया तो मुझे क्या मिला? 2 मिलेगा। पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अभी क्यू स्क्वायर उधर जाने से यहाँ पे डिवाइड हुआ है, इधर जाने से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यहां से आप एक चीज देखिए, इसका मतलब क्या है? 2 इज द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, क्यू इज द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। अभी क्यू के साथ हमारा कुछ काम नहीं, अभी 2 के साथ काम। अगर 2 पी स्क्वायर का एक फैक्टर है, देन 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। 2 अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, 2 पी को डिवाइड करता है, पिछले थ्योरम में हम पढ़े थे, अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन 2 आल्सो डिवाइड्स 2। सो लेट अगर 2 पी को डिवाइड करता है तो p इज इक्वल टू 2c। मैं ये क्यों लिख रहा हूं? यहां पे ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो यहां पे थोड़ा देख लो, 2 डिवाइड पी स्क्वायर, 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है। लास्ट थ्योरम पे मैं तुमको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कैसे 10 स्क्वायर को 5 डिवाइड करता है तो 10 को भी करेगा। इसी तरह 2 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 पी को डिवाइड करेगा। लेकिन बात यह आता है कि 2 पी को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या है? 2 पी को तभी डिवाइड करेगा जब p का एक फैक्टर 2 होगा। इसका मतलब p का एक फैक्टर 2 है। और मैं ये कह सकता हूं जब मैं p का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, यहाँ पे करने जाऊंगा, तो वहां पे एक फैक्टर मुझे 2 डेफिनेटली मिलेगा। तो लेट मैं इसको प्राइम फैक्टराइज करने से मुझे p को क्या मिलता है? 2 into c मिलता है। c क्या है? c कैन बी एनी डिस्टिंक्ट नंबर। c कोई भी एक नंबर है, चलिए मान के चलो। तो अगर p टू c हो गया तो यहाँ पे देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पे जब हम p का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकलेगा? देखिए 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, या फिर मैं कह सकता हूं 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। समझ में आया? अब ये 2 इसको कैंसिल करेगा, तो अभी क्या हुआ देखिए, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आता है, तो अभी देखिए 2 इंटू सी स्क्वायर होके हमें क्यू स्क्वायर देते हैं, मतलब 2 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 इज ए फैक्टर ऑफ, यहाँ पे हो गया कि नहीं? 2 इज ए फैक्टर ऑफ 2 इंटू सी स्क्वायर बन के क्यू स्क्वायर होता है। अगर मैं 10 इज इक्वल टू 2 इंटू सी लिखता हूं तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ 10, एम आई राइट? तो अगर मैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू सी लिखता हूं तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। अगर 2 क्यू स्क्वायर का फैक्टर है, इसका मतलब क्या है? 2 डिवाइड क्यू स्क्वायर, 2 डिवाइड्स, यहां पे कर दो 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अगर 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 डिवाइड्स क्यू आल्सो। वही थ्योरम, if p divides a square then p divides a,
तो 2 डिवाइड्स Q। इंटरेस्टिंग चीज आ गया यहाँ पे, देखिए 2 डिवाइड्स Q और यहाँ पे है 2 डिवाइड्स Q। इट मीन्स क्या? इट मीन्स P and Q has the common factor, मतलब P 2 से डिवाइड होता है और Q भी 2 से डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या है? P का कॉमन फैक्टर 2 है और P का फैक्टर भी 2 है और Q का फैक्टर भी 2 है। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों का फैक्टर 2 है, तो मैं लिख सकता हूं P and Q has the common factor 2। लेकिन हमारा जो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हम क्या लिए थे? यहाँ पे लिखे थे P और Q आर कोप्राइम। P और Q का 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, लिखा है P and Q आर कोप्राइम, मतलब P और Q के अंदर 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिला है? P और Q का कॉमन फैक्टर 2 है, which is 1। अच्छा, तो हमारा जो डेफिनेशन था, बेसिक जो कंसेप्ट था इरेशनल नंबर का, यहाँ पे हम लिए हैं कि √2 = P/Q where PQ are कोप्राइम, मतलब PQ के अंदर 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पे मिला है क्या? P और Q के अंदर 2 भी एक कॉमन फैक्टर है, जो कि 1 के अलावा एक और एक फैक्टर है जो 2 है। सो ये क्या करता है? ये हमारा जो इट contradict the fact that are co-prime। अगर ये कंट्राडिक्ट करता है, इसका मतलब क्या होगा? एंड व्हाई दिस इज कंट्राडिक्टिंग? क्योंकि हम जो एजम्पशन लिए हैं वो गलत लिए हैं। देखिए यहाँ पे हम कोप्राइम लिए हैं, लेकिन आखिर में ये मिला ये दोनों कोप्राइम नहीं है, तो फैक्ट को ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। फैक्ट यहाँ पे क्या है? जब भी आप कोई भी कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर देते हैं तो उसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहता है, वो कोप्राइम हो जाते हैं। कोई भी नंबर का अगर कॉमन फैक्टर आप घटा देते हैं तो उसके हिसाब से तो हमारा जो नंबर था √2 = P/Q, वो P और Q कोप्राइम है। लेकिन वो क्या कर रहा है? अभी जब हम कैलकुलेटर आगे निकले, आगे हमें ये मिल रहा है कि P और Q कोप्राइम नहीं है, मतलब दिस इज कंट्राडिक्ट द फैक्ट P, Q आर कोप्राइम। एंड दिस कंट्राडिक्शन इज because of our wrong assumption √2 is a rational number, hence √2 is an irrational समझ में आया? वो आप लोगों को समझ में आया होगा। सो इसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, और ये मेथड को कहते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो आपके लिए ये होमवर्क है कि आप √3, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं अभी, आपको अभी √3 का प्रूव करना है, √7 और √11। prove that √3, √7, √11 are irrational number। उसके साथ मैं आपको दे रहा हूं 2 + √3, इसको भी प्रूव करना है आपको। 7 - √5, 2 √6 irrational number। So you have to do this homework। आपको घर में ये सब प्रूव करना है कि √3, √7, √11 इरेशनल नंबर और 2 + √3, 7 - √5 और √6 इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करना है। So please this is for today। काइंडली बताना वीडियो पे कमेंट पे कैसा लगा वीडियो, और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग, और ये भी हमको जरूर बताना कि ये आज का क्लास कैसा लगा। थैंक यू।